स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी और मैं हूं जेपी सिंह। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 10 था, इसमें हम पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इस वाले लेक्चर में भी हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें जो रह गया था उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें इसके फैक्टर पढ़ने हैं। जो से भी फैक्टर इसे इफेक्ट करेंगे वे सारे के सारे हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, फैक्टर का मतलब अगर आप हिंदी में करेंगे तो याद रखिएगा कोई कारक आपको पढ़ने हैं, और अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित से। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को जो भी अफेक्ट करेंगे वे सारे के सारे अब हमें यहाँ इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये हमारा है, इसमें हमने लिखा हुआ है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी एक एटम की, वो निम्न में से डिपेंड करती है इन वाले फैक्टर्स पर। ठीक है, निम्न फैक्टर पर डिपेंड करती है, फॉलोइंग फैक्टर्स पर। इसका फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम मतलब एटम का साइज। साइज से अगर आप समझते होंगे तो साइज को हम क्या बोल देते हैं, इसमें आकार बोल देते हैं। साइज का मतलब साइज होता है आकार से। एटम का मतलब परमाणु से होता है, तो परमाणु का आकार। ठीक है, एटम ऑफ साइज किस प्रकार से डिपेंड करती है वो हमें पढ़ना है, समझना है इसमें। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक उसी प्रकार से आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता हुआ चला जाता है। इसके दो रीजन होते हैं। ठीक है, एक तो रीजन होता है इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, और दूसरा होता है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे शो कर देते हैं, ENC से। तो याद रखिएगा, इसे हम ENC से शो कर देंगे। जो भी हमारे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इसे हम किससे शो करेंगे, ENC से। ठीक है, अगर ENC डिक्रीज होता है, ठीक है, अगर ENC डिक्रीज होगा तो याद रखिएगा जो IP है वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, IP भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ENC इंक्रीज होता है तो फिर इसका IP भी इंक्रीज हो जाएगा। IP का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप एक काम करिएगा, पहले पिछले वाले लेक्चर को पढ़िएगा इसके, उसके बाद आगे इस वाले लेक्चर को पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लेक्चर ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये उसका लास्ट है और वो इसका बिल्कुल शुरू है, एंड वो इसका शुरुआत का है। ठीक है, स्टार्टिंग का है। फिर इसके बाद में एक दूसरा हमारे पास में होता है ENC, तो हमारा हो ही गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक हमारे पास में होता है इसमें नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, एक हमारे इसमें पास में होता है नंबर ऑफ सेल्स। याद रखिएगा, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ते हुए लगातार जा रहे हैं तो इससे भी क्या होगा, जो ENC है वो लगातार घटता चला जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो ENC घटेगा, और अगर ENC घटेगा तो फिर IP भी घटेगा। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेंगे तो जो IP होगा वो घटेगा, और अगर नंबर ऑफ सेल्स घटेंगे, कम होंगे, तो IP कैसा होगा, उसका ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। चलिएगा एक मिनट इसमें समझते हैं जो हमने इसमें लिखा हुआ है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड इनडायरेक्टली साइज ऑफ एटम। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, एटम के साइज पे। ठीक है, जो एटम का साइज होगा उस पर डिपेंड करती है कौन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर एटम का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो घटेगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। और अगर नंबर ऑफ सेल्स कम होती जा रही हैं या नंबर ऑफ सेल्स सेम है और लगातार उसमें क्या होता जा रहा है, जो हमारे पास में है प्रोटॉन्स के नंबर्स, ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या है वो लगातार उसमें इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो IP है, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है शुरू में कि इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ एटम पे। एटम के साइज पे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे करता है, चलिए समझते हैं। इफ द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, अगर एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वे लेस टाइटली होल्ड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के द्वारा क्या हो जाएंगे, कम बल से, कम फोर्स से। ठीक है, लेस टाइटली होल्ड, कम फोर्स से, कम बल से बंधेंगे। ठीक है, बंधने का मतलब बाइंड होने से होता है, तो कम बल से बंध जाएंगे, जिससे क्या होगा, आसानी से हम उनमें से इलेक्ट्रॉन को
निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली होल्ड बाय न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो उसकी जो टाइटली है, जो पकड़ने की जो क्षमता है, होल्ड का मतलब कैसे होता है, पकड़ने से होता है, लेस टाइटली होल्ड, ठीक है। तो वो कम क्षमता से उन्हें पकड़ पाएगा। अगर साइज बढ़ जाता है किसका, आउटर मोस्ट सेल का, या आउटर मोस्ट सेल के नंबर्स बढ़ जाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो आईपी इज डिक्रीज, तो आईपी भी कैसे हो जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव इजीली, और इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव उसमें से हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, इसके एग्जाम्पल को समझिएगा, पहले यहाँ समझिएगा, इसके बाद में कुछ और भी समझाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, वहां से आप इसे क्लियर कर पाएंगे। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 साइज ऑफ एटम के। अगर एटम का साइज घटेगा तो आईपी बढ़ेगा, और अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगा। वेयर आईपी इक्वल टू होता है किसके, आयनाइजेशन पोटेंशियल के। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि हमारे पास में Li है, नंबर ऑफ सेल्स कितना है इसमें, 2 है। अगले की बात करेंगे दूसरे वाले की, Na की, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितना है, 3 है। और अगले की बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितना है इसमें, 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम। तो आईपी सबसे ज्यादा किसका होगा, Li का होगा, और सबसे कम किसका होगा, K का होगा, ठीक है। सबसे कम K का हो जाएगा। देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, हमारे पास में जो एटम होता है, एटम के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। चलिए यहाँ समझते हैं, एटम के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अराउंडिंग करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। और जो हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, और चारों चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को कैसा करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो फोर्स लगेगा इन पे, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट करने के लिए, ये किसके द्वारा लग रहा है, प्रोटॉन के द्वारा लग रहा है। अब समझिएगा, ये पास था इसके, तो बल कैसा लगेगा, इसका ज्यादा लगेगा। और अगर ये इससे दूर होता चला जाएगा, और ज्यादा दूर हो जाएगा, तो जो बल होगा, जो इसका फोर्स होगा प्रोटॉन का, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा अगर इसका फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन को ये जो अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, तो कैसा करेगा, लेस टाइटली करेगा ना, कम क्षमता से पकड़ पाएगा, ज्यादा क्षमता से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। लेस टाइटली होल्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसा पकड़ेगा, लेस टाइटली। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट को। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आप एक बार दोबारा से रिपीटेशन में देख सकते हैं। चलिए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट हमें मिला हुआ है, वो दूसरा पॉइंट हमें मिला हुआ है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी हमने समझा था। न्यूक्लियस पे जैसे चार्ज बढ़ता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे ही आईपी की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी। देखिएगा यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ भी है, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो आईपी होता है ये सीधा डिपेंड करता है किस पे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे, ठीक है। अगर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता है तो आईपी भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है, ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियर इंक्रीज, अगर न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विद एक्सटर्नल फोर्स। जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ज्यादा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इन दिस कंडीशन रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ जो आईपी होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और अगर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन लगातार बढ़ते हैं, तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया हुआ किसका, O का और F का। अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 8 हैं,
और अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 9 है। तो इसमें चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है और इसमें कैसा है, कम। तो Ip किसका अधिक हो जाएगा, Ip ज्यादा हो जाएगा किसका, क्लोरीन का, F का, और ऑक्सीजन का रहेगा इससे कम। ठीक है, चलिए आगे इसमें अगली स्लाइड में चलते हैं। तो जो हमारी अगली स्लाइड है, इस बार हमने इसमें लिया है स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स की, जो सेल्स की स्टेबिलिटी होती है। अब स्टेबिलिटी कब होगी कब नहीं होगी तो आपको पता होगा। कोई भी सेल्स तब स्टेबल होती है या तो वो कैसी होती है, हाफ फिल्ड हो, ठीक है, या तो वो हाफ फिल्ड हो या फिर वो फुल फिल्ड हो। ठीक है, या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, फुल फिल्ड। ठीक है, इस टाइप से। देखिए हमने इसमें समझाया कि यही है स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल में। वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल आल्सो डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एबिलिटी ऑफ सब सेल। ठीक है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है सीधा सीधा किस पे, एबिलिटी ऑफ सेल्स पे, कि सेल किस प्रकार से भरी हुई है। इफ आउटर मोस्ट सेल इज हाफ फिल्ड, अगर आउटर मोस्ट सेल जो है वो हमारी कैसी है, हाफ फिल्ड है, और या फुल फिल्ड है, या वो फुल फिल्ड है, देन इट विल बी स्टेबल। इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकालना फ्रॉम सच एटम, ऐसे एटम से, इज डिफिकल्ट, कठिन होता है। दैट्स वाई, क्योंकि लार्ज अमाउंट हैज बीन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एटम। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है। चलिए इसे एक बार और समझ लीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स को। ठीक है, अगर कोई सेल हाफ फिल्ड होगी या फिर कैसी होती है, वो फुल फिल्ड होती है, तो इस कंडीशन में वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। इस कंडीशन में कैसी होगी, वो स्टेबल होगी। और ऐसी सेल्स से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी, इसेंशियली जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी इसमें जरूरत होती है। तो इनके लिए जो Ip होगा वो भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जो Ip है वो डायरेक्टली क्या काम करेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, सॉरी मैं सेल्स बोल रहा हूँ तो उससे, तो सब सेल। ठीक है, सेल्स में और सब सेल्स में भी अंतर होता है। ठीक है, अगर हम ये बात करेंगे सब सेल्स की, तो सब सेल्स में सब ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, जैसे कि S है, P है, D है और F है, इस टाइप से। ठीक है, वो सेल्स में सारे के सारे आ जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो हमारे पास में जो हमारा 4th पॉइंट है इसका, वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी। ठीक है, और वो भी डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि Ip प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये सीधा सीधा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करता है। देखिएगा यहाँ हमने लिखा भी है इसमें, वैल्यू ऑफ Ip आल्सो डिपेंड डायरेक्टली ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ठीक है, ऑफ एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पर सीधा सीधा डिपेंड करता है कौन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंक्रीज, बेटा इट की जगह यहाँ इफ आएगा। ठीक है, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंक्रीज, अगर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, टू एक्सटर्नल फोर्स, जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन देखिए, यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकालना विल रिक्वायर्ड, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ
एनर्जी, ठीक है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हम इसे सही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसे हमें निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने यहाँ समझा ये रखा ही है, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें लिए हुए हैं। Fe3+, Fe2+, तो जो हमारा Fe3+ है इस पर चार्ज देखिएगा कितना है, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 हो जाएगी, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम किसकी है, इसकी, और इसकी कैसी है, कम है। तो याद रखिएगा जिसकी मैक्सिमम है IPB उसका ही ज़्यादा होगा। देखिएगा यहाँ +2+1, इसकी +2 है और इसकी +1 है, तो +2 वाले की ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ +2 है और यहाँ कितनी है, +1। यहाँ बात करेंगे तो +4 और +2 है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने समझाया होगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। और यहाँ हमने इसमें लास्ट का इसका जो इफेक्ट समझाया है, ये हमने समझाया है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड ऑन द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल्स, ठीक है। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। इसे भी आप समझ सकते हैं, एटम, हमने कोई एटम लिया हुआ है, इसमें न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, प्यारे बच्चों, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन है और इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर धकेल देंगे ये, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इन वाले इलेक्ट्रॉन पर, वो कैसा होता है, कम। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और दूसरा इसे दूर धकेल रहा है। तो ठीक है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा इनका ENC, वो कैसा हो जाएगा, वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल्स। जो इनर सेल्स होती है इनमें क्या होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट शो होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, इसमें रिपल करते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो घट जाता है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन हमने कौन कौन सी लिखी है। नंबर 1, मेटेलिक कैरेक्टर। इससे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का भी पता लगा सकते हैं, किससे, IP से, आयनाइजेशन पोटेंशियल से। कैसा लगाएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स हैविंग, जो एलिमेंट्स रखते हैं लो वैल्यू ऑफ IP। अगर कोई लो वैल्यू रखता है किसकी, IP की, तो वे कैसे होते हैं, मेटेलिक होते हैं। बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और हमें पता है मेटल्स वही होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ IP, और जो हाई वैल्यू रखते हैं किसकी, IP की, आर नॉन मेटेलिक। वे कैसे हो जाएंगे, हमारे नॉन मेटल हो जाएंगे या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखेंगे, ठीक है। बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इसमें लिखा है नीचे, जनरली इन पीरियोडिक टेबल, साधारणतः जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ऑन लेफ्ट साइड में और मेटेलिक होते हैं, एंड एलिमेंट्स ऑन राइट साइड, जो राइट साइड में होते हैं वे कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होंगे वे कैसे होंगे, मेटल्स होंगे, और जो राइट साइड में होंगे वे कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। ये आपने देखा भी होगा कभी जब आप पीरियोडिक टेबल हाथ में लेकर बैठे हुए होंगे। चलिए पॉइंट 2 है हमारा इसका, रिएक्टिविटी। हम क्या काम कर सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल से उसकी रिएक्टिविटी भी पता लगा सकते हैं। याद रखिएगा, जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका IP उतना ही कम होगा, क्योंकि वो उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसमें हमने लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ IP। जो रिएक्टिविटी है किसकी, मेटल्स की, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, IP पे। इफ द IP इंक्रीज, अगर IP इंक्रीज हो जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, तब क्या होता है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है वो कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन वे कठिनाई से देंगे, कठिनता के साथ देंगे, तो फिर वे क्या है, नॉन मेटल्स है। और अगर आसानी से दे देंगे तो फिर वे क्या है, मेटल्स है। तो हमने लिखा हुआ है कि जो IP है वो कैसा होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, या 1 IP प्रोपोर्शनल टू 1 रिएक्टिविटी, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो देखिएगा इसमें हमने समझाया हुआ है, इसमें जो आयनाइज जो हमारे पास में जो आईपी है वो सबसे ज्यादा किसका है, एलआई का है, और सबसे कम किसका है, एफआर का है। अब अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, अच्छा एक मिनट समझिएगा, इसमें जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा किसकी है, एलआई की है, और जो सबसे कम किसकी है वो एफआर की है। ठीक है, क्यों है कि जो एफआर है वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देगा। ठीक है, और जो हमारा एलआई है वो एफआर के मुकाबले इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रिएक्टिविटी है वो एलआई की कैसी हो जाएगी, सबसे कम, और जो एफआर है उसकी कैसी हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो हमारे इसका जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है इसका हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है ये भी एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसकी, आईपी के। ठीक है, आईपी के उल्टा होती है, अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी बढ़ती है तो आईपी क्या होगी, उसकी घटेगी, या आईपी घटेगी तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आईपी। ठीक है, जो रिड्यूसिंग नेचर है किसका, मेटल्स का, ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू ऑफ आईपी पे, आईपी की वैल्यू पे। इफ द वैल्यू ऑफ आईपी, इफ, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ आईपी इंक्रीज, अगर आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है किसी एटम के लिए, तो एटम कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा आसानी से, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो इसमें हमने समझाया हुआ है। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना इसमें मिनिमम, ये फिर यहाँ लिखा हुआ है दोबारा से ये मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास में जो आईपी निकल के आएगा, तो वो आईपी निकल के किसका आएगा, वो आईपी निकल के आ जाएगा हमारे पास में एलआई का। ठीक है, एलआई का सबसे ज्यादा आईपी निकल के आएगा, क्योंकि इसका साइज कैसा है, छोटा है, और इसका साइज कैसा है, सबसे बड़ा। तो इसका कैसा आएगा, इसका निकल के आएगा मैक्सिमम। ठीक है, कैसा निकल के आएगा, इसका मैक्सिमम निकल के आएगा, और ये कैसा रहेगा, इसका मिनिमम। बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर जो ऊपरले वाले का है वो सबसे कम रहेगा, और जो सबसे नीचे है इसका सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, इसका मिनिमम आएगा। ठीक है, इसे काट देंगे, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ मिनिमम लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ मिनिमम कटेगा यहाँ से, और मिनिमम की जगह क्या लिखा हो पाएगा, हमें यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, जो आईपी होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, एलआई का होगा। ठीक है, और जिसका आईपी मैक्सिमम होगा उसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो उस क्वेश्चन का भी हम जवाब यहाँ से ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम। जो लिथियम का सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है एज कंपेयर टू इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से। भाई क्यों होता है भाई, तो चलिए समझते हैं इसे। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलआई, जो एलआई का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इसमें एलआई का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्या मानेगा, मोनोकैटायन Li+। इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया है, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, और जो इसकी पहले वाली सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। Li इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट आईपी आफ्टर फर्स्ट आईपी 1s2, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद में जो हमारे पास में Li+ बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, 1s2। ठीक है, जब हम इसका निकाल देंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे, Li+ लेंगे, कुछ एनर्जी देंगे, और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इस कंडीशन में डाइकैटायन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है। मगर फुल फील्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें हमें लिखा हुआ है कि सेकंड आईपी ऑफ Li इज वेरी हाई एज कंपेयर टू फर्स्ट आईपी। ठीक है, अगर तुलना करेंगे हम फर्स्ट आईपी की और सेकंड आईपी की, तो जो सेकंड आईपी है वो बहुत ही अधिक होता है फर्स्ट से, बिकॉज क्योंकि
आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आउटर मोस्ट सेल का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो सेकंड आईपी वेरी हाई टू फर्स्ट आईपी, जो सेकंड आईपी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है किससे, फर्स्ट आईपी से। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। इसके दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका, वाई द फर्स्ट आईपी ऑफ एन इज मोर देन ओ, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है किसका, नाइट्रोजन का, इज मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आईपी होता है, फर्स्ट आईपी जो होता है वो मोर देन होता है किस, ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन का होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से एक प्रोटॉन अधिक लिए हुए हैं। मगर क्यों होता है, चलिए समझ लेते हैं। जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे आप देख सकते हैं, जो इसका आउटर मोस्ट सेल है, इसमें जो पी सब सेल है वो कैसा है, हाफ फिल्ड। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो इसका जो पी सब सेल है वो ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही फुल फील्ड है। याद रखिएगा, जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं, ऐसे सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, और इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम हाफ फील्ड, जो एन एटम की आउटर मोस्ट सेल है वो कैसी है, हाफ फील्ड है। सो इट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके पास में कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन एटम डू नॉट हैव हाफ फील्ड और फुल फील्ड, परंतु यहाँ हमारे पास में जो है ऑक्सीजन एटम है दूसरा, जो ना तो हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए दो बार लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल एक बार आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे हमें पता चल जाता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है किसका, एन का, वो ज्यादा हो जाएगा किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन से, बिकॉज हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, जिनमें जो आउटर मोस्ट सेल होती है हाफ फील्ड या फुल फील्ड होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, उसका जो आईपी होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।